हेलो एवरीवन। आपको पता है आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? इकोसिस्टम, जो कि मोस्टली सब कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत क्लियरली पूछा जाता है और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इकोसिस्टम टर्म को किसने दिया था। जी हाँ, तो ये जो इकोसिस्टम है वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। इकोसिस्टम टर्म को देने वाले सबसे फर्स्ट जो थे वो थे टेंसले। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि कई एग्जामों में बिल्कुल क्लियर शब्दों में पूछ लिया जाता है कि इकोसिस्टम टर्म को किसने दिया था। तो टेंसले ने ये टर्म दी थी। और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, ये जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि एबायोटिक एंड एबायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स है जब ये इंटरेक्शन करते हैं तो इंटरेक्शन करके ये सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, यानी इनके इंटरेक्शन को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाएगा? इकोसिस्टम कहा जाएगा। यस। अब इस इकोसिस्टम को डिवाइड भी किया जा सकता है। वैसे इकोसिस्टम के इंटरेक्शन की डेफिनेशन ही सफिशिएंट होती है इकोसिस्टम को बताने के लिए। और जैसा कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बायोटिक में आ जाएंगे जो लिविंग सारे हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग्स आ जाएंगे। अब अगर अपन इकोसिस्टम की बात करें तो जो इकोसिस्टम है उसके अंदर छोटा सा जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ, मान लीजिए पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो वो भी अपने आप में पूरा क्या है? पूरा एक बड़ा सा इकोसिस्टम है। लेकिन अगर पूरी धरती के इकोसिस्टम को कंबाइन कर लिया जाए तो उसे आप बोलोगे ग्लोबल इकोसिस्टम। यस। अब ये इकोसिस्टम को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कैसे हो जाएगा दो कैटेगरी में डिवाइड? अब दो कैटेगरी में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक साथ तो आप पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम को स्टडी नहीं कर सकते ना, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा उसका पार्टीशन करके करना पड़ेगा। तो इकोसिस्टम को स्टडी के बिहाफ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक हो जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल एंड दूसरा हो जाएगा आपका एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो है पूरी धरती पर जो जैसे चल रहा है वो सारा, और पानी के अंदर की सारी बात जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपके एक्वेटिक के अंदर। तो टेरेस्ट्रियल में आपके सारे आ जाएंगे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये सारे आपके कैसे हो जाएंगे? फॉरेस्ट वगैरह आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लेकिन अगर आप बात करते हो पॉन्ड हो जाएगा, मान लीजिए ओशन हो गए, सी, तो ये सारे जो बोल रहे हो आप रिवर वगैरह, तो ये सारे एक्वेटिक में आ जाएंगे। अब इसी में शॉर्ट नोट लगा के एक नीचे एक लाइन आप लिख सकते हैं कि अगर आपको एग्जांपल में क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम दे रखा हो तो वो कौन से इकोसिस्टम हो जाएंगे? मैन मेड हो जाएंगे। बिकॉज ये सारे तो क्या थे? नेचुरल थे। तो मैन मेड इकोसिस्टम कौन से हो जाते हैं? मैन मेड का मतलब कि किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? क्रॉप फील्ड एंड सेकंड एक्वेरियम। यहां पे एक आपके वाटर वाले में एस्चुरीज भी आ जाएगी। एस्चुरीज जो होती है वो भी क्या आ जाएगी? एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगी। अब आपको एग्जामों में क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में पूछने के लिए मैन मेड की जगह आपको आर्टिफिशियल भी पूछ लेते हैं। तो आर्टिफिशियल में भी आपका मैन मेड वाला आंसर ही फिट होएगा कि क्रॉप फील्ड को भी मनुष्य ने उगाया है और एक्वेरियम को भी मनुष्य ने बनाया है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? आपके मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएंगे। अगर आप बात करो मैन मेड इकोसिस्टम और इनके बाद में, तो अपन जब भी इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं उससे पहले एक और टर्म आपको स्टडी करनी होती है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि स्ट्रेटिफिकेशन में अगर वर्टिकली अरेंज कर दिया जाए, सारे आपके जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनको वर्टिकली अगर अरेंज कर दिया जाए तो उसको वर्टिकल अरेंजमेंट को आप क्या कहोगे? स्ट्रेटिफिकेशन कहोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई एक मैंने अरेंजमेंट किया है, इसके 3 पार्ट्स कर दिए हैं। सबसे टॉप वाला पार्ट ये हो जाएगा। टॉप वाले पार्ट्स में आपके मान लीजिए आ गए ट्री, ठीक है। अब ट्री सबसे टॉप वाले पार्ट में आया, उसके बाद यहाँ नीचे जो दूसरे श्रब वगैरह आ जाएंगे, तो श्रब यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आ जाएगी हर्ब्स एंड ग्रासेस। तो ये आपको मैंने वर्टिकली अरेंज करके बताया ना, तो वर्टिकल अरेंजमेंट को आप क्या कहते हो? स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कह दोगे आप? स्ट्रेटिफिकेशन। ये सारे जो इनको आप अगर आप हॉरिजॉन्टली करते तो आप उसको स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कह सकते थे। तो स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन भी आपको कभी पूछ ली जाए तो आपको यही बताना है कि वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, उनका क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है वो। ओके, फिर अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में आगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका? इकोसिस्टम का नेक्स्ट पोर्शन हो जाता है। कभी भी आपको जब इकोसिस्टम को डिस्कस करना होता है तो आपको कुछ चीजें एनालाइज करनी पड़ती है। जैसे आपको इकोसिस्टम को डिस्कस करना है तो आपको क्या सबसे पहले 4 चीजें स्टडी करनी पड़ेगी।
किसी भी इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक स्टडी करनी पड़ती है प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एक हो जाता है आपका एनर्जी फ्लो। ये जो चीजें होती है, एंड लास्ट आपका हो जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल। ये चारों चीजें आपको एक इकोसिस्टम को स्टडी करने के टाइम करनी पड़ती है। जब भी आप इन चारों चीजों को स्टडी करते हो उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट का एग्जांपल देके समझाती हूँ कि ये चारों चीजें कैसे काम करती है एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक पॉइंट की बात करो तो पॉन्ड में क्या क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे जो क्या कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक हो जाएंगे कंपोजर्स और एक हो जाएंगे डीकंपोजर्स। तो उसको मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि कोई भी पॉन्ड अगर होता है तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स के को खाने वाले कौन से होंगे, नेक्स्ट जूप्लैंक्टन्स होंगे। और अगर आप बॉटम की तरफ देखो तो वहां पर आपके हो जाएंगे डीकंपोजर्स। तो जब भी अपन बात करते हैं इनके बारे में तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉन्ड एक शैलो बॉडी होती है और वहां पर एबायोटिक कंपोनेंट की अगर आप बात करो तो वहां पर क्या रहेगा, डिसॉल्व फॉर्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे और जो सॉइल होगी वो नीचे की तरफ बिल्कुल रिचली सप्लाइड वहां प्रेजेंट रहेगी। और सोलर इनपुट को यूज करके वो क्या करेंगे, उनमें तीन चीजें हो जाएंगी। ऑटोट्रॉप्स की अगर आप बात करते हो, ये अगर पॉन्ड्स है इसमें एक मेन चीज क्या हो जाएगी आपके ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, सबमर्ज्ड जो प्लांट्स है, मार्जिनल या सबमर्ज्ड प्लांट्स जो है वो सारे यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह ऑटोट्रॉप्स में आ जाएंगे। और ऑटोट्रॉप्स के बारे में आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, आपके ऑटोट्रॉप्स कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए एक तो हो जाएगा आपका फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, मार्जिनल या सबमर्ज्ड, अंदर आधे घूमे अंदर गए हुए सबमर्ज्ड या फिर फ्लोटिंग जो तैर रहे हैं। ये सारे जो प्लांट्स है आपके, इन सब का काम क्या है, ऑटोट्रॉप्स की तरह काम करना है। अब ऑटोट्रॉप्स अब खाना बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करने के लिए प्लांट में एक सेकंड कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स हो जाएंगे। और हेटेरोट्रॉप्स आपको पता है क्या करेंगे, ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हेटेरोट्रॉप्स में मेनली आपके कौन से आ जाएंगे, जूप्लैंक्टन्स आ जाएंगे। जूप्लैंक्टन्स के बारे में भी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, इसलिए मैं आपको पिक दिखा देती हूँ। जूप्लैंक्टन्स या छोटे फिशेस वगैरह छोटे वगैरह है वो सब आपके किसमें आ जाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएंगे। अब हेटेरोट्रॉप्स को भी बाद में कौन यूज करेंगे, जब वो मर जाएंगे तो डीकंपोजर, ठीक है। और डीकंपोजर्स में आपके कौन हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, डीकंपोजर्स हो जाएंगे। तो अब आप जब भी इस पॉन्ड की स्टडी करते हो तो आपको कुछ चीजें क्लियर हुई। यानी सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन हुआ है कुछ ना कुछ, वो किसने, वो किसने किया है, ऑटोट्रॉप्स ने किया है। सेकेंड पोर्शन डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन यहाँ पे ये जो डीकंपोजर्स है इन्होंने किया है। थर्ड है आपका एनर्जी फ्लो, तो इसकी एनर्जी इसमें गई, इसकी एनर्जी इसमें गई, तो ये एनर्जी फ्लो वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो किया इसने। और न्यूट्रिएंट साइकिल, जब डीकंपोजर्स सारे सब्सटेंसेस को तोड़ देंगे और उनको वापस कौन यूज करेंगे, ऑटोट्रॉप्स यूज करेंगे, तो ये न्यूट्रिएंट का साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अगर आप देखो कि एक पॉन्ड की इकोसिस्टम की आपने स्टडी की है, उसी में आपको इतना क्लियर हो जाता है कि एक एनी ऑफ द इकोसिस्टम फॉलो ऑल द फोर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। यानी फर्स्ट फॉलो प्रोडक्टिविटी, एंड सेकंड डीकंपोजिशन, एंड थर्ड एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल। आजकल जो ग्लोबल टाइमिंग इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। अब ये कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, प्लांट्स काट रहे हो तो प्रोडक्टिविटी घट रही है, प्रोडक्टिविटी घटेगी तो आपका एनर्जी फ्लो बराबर से नहीं हो रहा है, एनर्जी फ्लो बराबर नहीं होगा तो डीकंपोजिशन भी ढंग से नहीं हो रहा है, और डीकंपोजिशन और प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो तीनों इफेक्ट हो रहे हैं तो न्यूट्रिएंट साइकिल तो इफेक्ट होना ही है ना। अभी आपने रिसेंट स्टडी में अगर पढ़ा हो, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, उसमें ये बताया गया था
कि अभी जो वार्म वाटर करंट चल रहा है ओशंस के अंदर, तो माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो ओशन के अंदर जा रहे हैं रिवर्स के साथ साथ। और माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो बहुत माइन्यूट प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, और उन प्लास्टिक पार्टिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, जो बॉटम के अंदर, बॉटम की जो स्पीशीज है, बिल्कुल ओशन के अंदर जो बॉटम में जो स्पीशीज है, उनकी लाइफ साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो बिल्कुल चेन ब्रेक हो गई है। और अभी रिसर्चर्स कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक का कंजप्शन है हम लोगों को कम करना चाहिए, वरना जो ओशन की जो भी स्पीशीज है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगी। तो इकोसिस्टम को स्टडी करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप करंट में भी देखोगे तो जो कोरोना वायरस का कंसेप्ट है, कोरोना वायरस की वजह से भी क्या हो रहा है, इकोसिस्टम फुल्ली डिस्टर्ब हो गया है, बिकॉज वहां पर एक्टिविटीज रुक गई ना, काफी सारी एक्टिविटीज, तो उसमें भी क्या हो गया, इकोसिस्टम का इम्बैलेंस हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग और ये सब तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो कि इनसे ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो पूरी तरह से इकोसिस्टम के कंपोनेंट को डिस्टर्ब करने में ही लगे हुए हैं। तो ये जो आपका पोर्शन होता है ये आपका इकोसिस्टम का बात कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई कभी पूछ ले कि इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो हो जाएगा वो इकोसिस्टम का, वो हो जाएगा जो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, आपके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हो, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप लिख लेती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कभी भी अगर आपको इकोसिस्टम का फंक्शन पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम के फंक्शन क्या हो जाएंगे। जो मैंने अभी तक पढ़ा है वही सारे फंक्शंस है, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप में लिखना होता है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दे देती हूँ। फर्स्ट जो हो जाएगा वो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस into organic substances। अब ये कन्वर्जन जो हो रहा है उसमें कौन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सन। और सन की हेल्प से काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स कर रहे हैं। तो ये जो काम है कन्वर्जन का वो कौन कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स कर रहे हैं। सेकेंड आपका हो जाएगा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हो जाएगा वो कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप बाय हेटेरोट्रॉप, मतलब हेटेरोट्रॉप इनको खा रहे हैं। एंड थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डीकम्पोजिशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप की अगर मर जाता है तो उनका भी डीकम्पोजिशन हो जाता है। एंड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो होता है पूरा आपका इकोसिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। अपन एक एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज 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 इसको दूसरों को शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आई रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप मेरी मेहनत को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेशन दें, क्योंकि लाइक करने से होता कुछ नहीं है, मुझे मोटिवेशन मिलता है चलो बच्चों को पसंद आ रहा है तो मैं और अच्छे से रिप्रेजेंट करूं। ओके, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।